आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल रात एक के बाद एक हमले हो रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान ने हमारे 26 अलग अलग जगहों को, जिसमें एयरबेस से निशाना बनाया, ड्रोन फेंके, मिसाइल से हमला किया, फाइटर जेट से हमला किया। पलटवार इंडिया ने किया, पाकिस्तान के 8 एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और मामला बहुत ही ज़्यादा अब नाजुक हो चुका था, क्योंकि पिछले 3 रातों से ये सब कुछ चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद। फिर खबर आई कि पाकिस्तान में भी एक मीटिंग हो रही है, इंडिया में भी एक मीटिंग हुई, और ये था कि अब जिस तरीके से ये मामला बढ़ता जा रहा है, अब सीधे सीधे वॉर डिक्लेयर की नौबत आ गई है। वॉर डिक्लेयर के साथ साथ अब इस बात की भी एक तरह से अफवाह फैलने लगी कि कहीं ये जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ ना चली जाए, और न्यूक्लियर वॉर का मतलब हम और आप बेहतर समझते हैं। तो जंग के इस माहौल में सभी मुस्तैद से उधर बॉर्डर पर हमारे जवान, देश के तमाम तीनों सेना के जो जुड़े हुए लोग, वो सभी सरकार अपनी तरफ से, मंत्रालय, अफसर, न्यूज़ चैनल, मीडिया अपनी तरफ से। हालांकि न्यूज़ चैनल वाले कब से चाह रहे थे कि जंग हो ही जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जंग में सिर्फ बर्बादी होती है। जंग किसी देश को आगे नहीं ले जाता, पीछे ढकेल देता है। और जो सैनिक मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके घर वालों से पूछिए। तो खैर यही माहौल था। शाम हम सब भी इसी में थे कि आज रात भी अब अंधेरा होगा, फिर से वही ड्रोन, फिर से वही फुलझड़ियाँ सरहद पार से आएंगी और पूरी रात ऐसी ही कटेगी। 4 दिन तो बीत चुके हैं। लेकिन ठीक 5:33 पर शाम को अचानक एक ट्वीट आता है, और हर न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ वही ट्वीट जो है। ये ट्वीट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था शाम के ठीक 5:33 पर। और इस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा था हूबहू आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू ए फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries and using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया शाम 5:33 पर, और पहली बार ये ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए। सीज फायर एक टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब है कि दोनों इस जंग को, जो अभी तक घोषित तौर पर नहीं लड़ी जा रही थी, फिर भी दोनों इस जंग को रोकने के लिए तैयार हो गए। अब दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया। हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन यही थी। अभी तक किसी को भनक नहीं। हम लोग भी एकदम शॉक्ड, मतलब कहीं से उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होना। हम सब तो रात की तैयारी कर रहे थे। इस ट्वीट के फौरन बाद सेक्रेटरी मार्को रूबियो, अमेरिका के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, और साथ में वहाँ के NSA, जैसे अपने अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो एक दूसरी ट्वीट करते हैं 5:37 पर, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के 4 मिनट के बाद। इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि ओवर द पास्ट 48 आवर्स at Vice President Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Minister Narendra Modi and Shahbaz Sharif, External Affairs Minister Subramaniam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisor Ajit Doval and Asim Malik. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. We commend Prime Minister Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. ये US के NSA मार्को रूबियो का ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के फौरन बाद। अब इसके बाद हर न्यूज़ चैनल पर यही सुर्खियां। उसके बाद शाम ठीक 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी विदेश मंत्रालय की, और उसमें ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। शाम 5 बजे से नो गोलीबारी, कोई एक्शन नहीं, और पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वहां के 4:30 बजे। तो 4 दिन की इस रस्साकशी और इस तनाव भरे माहौल के बीच आज सीज फायर, उम्मीद यही है कि आज की रात शांति से गुजरेगी। खासतौर पर जितने लोग सरहद के करीब रह रहे हैं, डरे सहमे दोनों तरफ से, और बाकी मीडिया के लोग जिनकी 4 रात काली हो चुकी है, उनमें एक मैं भी हूं। तो
कल से सुकून शायद मिले। लेकिन सवाल यह कि अचानक चौथे दिन बिल्कुल किसी को आभास तक नहीं, कोई अंदाजा तक नहीं, और 5:33 पर यह सीज फायर का अनाउंस बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग भी था कि यह हो कैसे गया, सरप्राइज थे। तो ये सीज फायर हुआ कैसे और क्यों हुआ, और किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि कल रात जिस तरीके से दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया, एयरबेस को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने इधर बहुत सारे चीज़ें भेजी, तो लगा था कि अब ये मामला आगे जाएगा। तो फिर ये अचानक क्यों? तो अगर आपने अमेरिकी NSA का ये ट्वीट पढ़ा जो अभी मैंने आपको सुनाया, तो उससे एक बात साबित थी कि पिछले 48 घंटों से अमेरिका लगातार इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से बातचीत कर रहा था। इस सीज फायर को अमल में लाने या इस सीज फायर को कामयाब बनाने के पीछे कुल 9 लोगों का हाथ है। 9 लोग जिन्होंने इस जंग को आगे बढ़ने से रोका। अब ये कौन 9 लोग हैं और ये आज क्यों हुआ? असल में आज खतरा बढ़ गया था। कल रात के हादसे के बाद जो अटैक हुआ और फिर पलटवार इंडिया ने किया, तो ये डर था कि कहीं मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ न चला जाए। उसके लिए पाकिस्तान में बाकायदा एक मीटिंग भी हुई जिसकी खबर आई। तो कुछ भी हो सकता था, और एक बार जंग शुरू, तो फिर जंग शुरू करना किसी के हाथ में होता, खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता। तो पिछले 2 दिनों से ये कोशिश जारी थी, और इस कोशिश की शुरुआत जो हुई वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 खास लोगों को इस काम पे लगाया। उनमें से एक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, जो इत्तेफाक से जब पहलगाम हुआ तो उस वक्त नई दिल्ली में थे, JD वेंस, और दूसरे अमेरिका के NSA मिस्टर मार्को रूबियो। इन दोनों को यह काम सौंपा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को कम कराएं, दोनों देशों के नुमाइंदों से बातचीत करें और किसी तरह से जंग को रोकें। अब बातचीत शुरू हुई। मार्को रूबियो पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ से बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ के हाथ में वो पावर नहीं है। कहने को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन असली पावर वहां की सेना के हाथ में है, यानी पाक आर्मी चीफ, पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल हैं, जनरल आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर भी आप कहते हैं जिन्हें, तो वो उनके हाथ में है। आज मार्को रूबियो ने पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ से नहीं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर से सीधे बात की, और कहते हैं कि उन्हें हड़काया कि ये जो जंग है ये आगे जाएगा तो आप बर्बाद होंगे, और इस जंग को रोकना, क्योंकि ये कहा जा रहा था इस जंग को आगे तक ले जाने के पीछे एक जो शख्स था सबसे ज़्यादा, जो चाहता था, अपना भला देख रहा था, वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ यानी जनरल मुनीर था। तो पहली बार अमेरिका से वहाँ डांट पड़ी और कहा गया कि ये सब भूल जाओ, वरना फिर जंग लड़ने लायक नहीं रहोगे। तो शहबाज शरीफ के बाद आसिम मुनीर से बात हुई। आसिम मुनीर के साथ साथ बात करने में इंडिया की तरफ से 2 लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस सीज फायर में। एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, और दूसरे हमारे NSA अजीत डोभाल। अमेरिका के NSA मार्को रूबी लगातार अजीत डोभाल के कांटेक्ट में शुरू से, जब से ये 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, बातचीत चल रही थी, और लगातार जयशंकर साहब के साथ भी बातचीत हो रही थी। तो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, उसके बाद फिर वहां के जो NSA पाकिस्तान के आसिम मलिक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फिर NSA से बात की अमेरिका के NSA ने। उसके बाद फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ से बात हुई, जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हो रही थी, इसके बाद अजीत डोभाल साहब से बातचीत हो रही थी। इन सब के बाद 2 अमेरिका से, दोनों जो लगातार बातचीत कर रहे थे, मार्को रूबियो और JD वेंस, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। दिन फिर बात हुई, आखिर में जो आज वो बात हुई थी शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो डोनाल्ड ट्रंप के पहल पे ये शुरुआत हुई। तो ये 9 कैरेक्टर थे जो सीज फायर में एक रोल प्ले कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप, उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, अमेरिका के NSA मार्को रूबियो, भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, भारत के NSA अजीत डोभाल,
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के NSA आसिम मलिक और पाकिस्तानी आर्मी चीफ मेजर जनरल आसिम मुनीर, ये 9 कैरेक्टर थे जो बातचीत कर रहे थे। तो जब सारी बातचीत हो गई तो आज दोपहर 3:35 पर पहली बार पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन मिलाया। DGMO मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारे आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ या चीफ ऑफ स्टाफ जो होते हैं, ये प्लानिंग और बाकी सारी चीजें करते हैं। फील्ड में जो पूरा ऑपरेशन देखते हैं, जैसे इस वक्त पिछले 4 दिनों से जो भारत पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, ये असली बॉस होते हैं DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। हमारे इस वक्त जो भारत के हैं वो राजीव घई हैं। पाकिस्तानी DGMO का नाम मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो राजीव घई हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनके पास फोन आया दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO का, और कहा गया कि देखिए हम लोग सरहद पर तनाव कम करते हैं, हमारी तरफ से गोलीबारी कम होगी, अब आप बताइए। DGMO ने फौरन अपने बॉसेस को यह सूचना दी। इसके बाद नई दिल्ली में एक मीटिंग हुई। इससे पहले जब अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था तो हमारी सिर्फ एक शर्त थी और कोई शर्त नहीं थी, और वो शर्त ये थी कि अब अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे सीधे हम वॉर मानेंगे। ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये होता है कि अगर एक पड़ोसी देश चाहे हथियार से, बम से, बायोकेमिकल, बायो वेपन, साइबर अटैक, इस तरह से बेगुनाहों को, फोर्सेस को, किसी को भी निशाना बनाता है तो फिर वो वॉर की कैटेगरी में आएगा, मतलब जंग। तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने आज साफ साफ ये कहा, और यही बात 2 दिन से चल रही थी कि ठीक है सीज फायर, बाकी सारी बातें ठीक है, बाकी बातें भी बाद में करेंगे जो पाकिस्तान के साथ इशूज है। एक चीज सिर्फ हमारी शर्त है, और वो शर्त ये है कि आज के बाद अगर ये सीज फायर होता है और आइंदा कभी भी भारत पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो भारत उसे सीधे सीधे जंग की नजर से देखेगा, एक वॉर की तरह देखेगा। और जब वॉर और जंग की तरह देखेगा तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जंग छेड़ दें। तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला पड़ोसी देश से ना हो, और हुआ तो ये सारी चीजें खत्म। ये बात पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। पाकिस्तान से कहा गया कि भारत सीज फायर को तैयार है, शर्त एक, और कोई शर्त नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के NSA, इन सबको ये बात बताई गई कि इंडिया की सिर्फ एक मांग है कि आइंदा ये पहलगाम जैसी कोई भी आतंकवादी हरकत हुई, या इससे पहले देश में जितनी भी आतंकवादी हरकत हुई, आज और अभी के बाद आइंदा कभी भी हिंदुस्तान पर कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम उसे सीधे सीधे जंग मानेंगे। ये बात अमेरिका ने पाकिस्तान के लेवल पर उठाया। उसने कहा भाई आप तो कहते हो कि हम आतंकवादी नहीं भेजते, हम तो खुद ही भुक्तभोगी हैं, तो फिर आपको ये बात मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अब पाकिस्तान में मीटिंग हुई, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के आर्मी जनरल, वहाँ के NSA, वहाँ के ISI चीफ, और उन सब के सामने ये शर्त रखी गई। अब हालांकि उनके हिसाब से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की राजनीति चलती है। वहाँ जब जब कोई इशू आता है, महंगाई या कुछ और, बेरोजगारी, तो ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर की तरफ, कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। वहाँ की आर्मी को भी जो फंड मिलता है, इतने पैसे हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो इतनी अमीर, उसकी वजह यही है कि कश्मीर, क्योंकि कश्मीर नहीं होगा, कश्मीर शांत होगा तो फिर वो क्या करेंगे, उनको पैसे कहाँ से आएंगे, किस नाम पे वो इतने कमाएंगे। एक एक आर्मी जनरल, वहाँ का जो आर्मी चीफ 12-12 अरब रुपए का मालिक कैसे बन पाएगा। लेकिन अमेरिका सख्त था और भारत का सिर्फ एक ही कहना था, एक ही शर्त, कि आज के बाद आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। आखिरकार काफी मंथन के बाद पाकिस्तान इस बात पर तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, भारत की ये शर्त कबूल है। जैसी ये बात मानी गई, हमारे यहाँ अथॉरिटी को खबर दी गई, चैनल से, थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, थ्रू NSA अजीत डोभाल, ये बात सरकार तक गई। उसके बाद ये हुआ कि शर्त मान ली गई
तब फिर यह तय हुआ कि शाम 5 बजे से सीज फायर को लागू करते हैं। इंडियन टाइम शाम 5 बजे के बाद कहीं से कोई गोलीबारी, कोई हमला पाकिस्तान सरहद के तरफ, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार, एलओसी के उस पार नहीं होगा। तब पाकिस्तान में 4:30 बजते। इसके बाद पाकिस्तान भी इस चीज़ को मान गया और पाकिस्तान ने अब सीज फायर को एक्सेप्ट किया और उधर से भी अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। तो शाम 5 बजे के बाद से सरहद पर शांति है और दुआ यही है कि शांति हमेशा बनी रहे। ये तो ही सीज फायर की इनसाइड स्टोरी कि कैसे इस सीज फायर को 9 किरदारों ने अंजाम तक पहुंचाया। इससे पहले जो एक और चीज थी वो ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 मई की रात 1:05 से 1:30 तक, तो इंडिया ने 9 टेरर कैंप जो पाकिस्तान में थे, 3 आतंकवादी संगठन जो सबसे बड़े लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके 9 टेरर कैंप पे हमला किया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि इस हमले में, ऑपरेशन सिंदूर में, टेरर कैंप में 100 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं थी कि इनमें कोई बड़ा मारा गया कि नहीं। आज सरकार की तरफ से 5 बड़े नाम जारी किए गए जो इस ऑपरेशन सिंदूर अटैक में मारे गए टेररिस्ट। इनमें से एक सबसे बड़ा नाम था लश्कर तैयबा का, उसी मरकज़ तैयबा जो मुरीदके में जहां अटैक किया गया और लश्कर का ये सबसे बड़ा टेरर कैंप था, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। इस मरकज़ तैयबा का जो मेन इंचार्ज था और लश्कर के बॉस हाफिज सईद का राइट हैंड, जिसको न जाने कब से हमारी एजेंसियां ढूंढ रही थी, मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल। अबू जुंदाल ये एक टेरर का बड़ा नाम था। ये मारा गया उस ऑपरेशन सिंदूर में। अब ये जब इसका जनाजा उठा, एक गवर्नमेंट स्कूल में इसको दफनाया गया था, तब उसमें पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग लेफ्टिनेंट शामिल हुए थे, जो वहाँ के आईजी थे पुलिस के, वो शामिल हुए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपना एक श्रद्धांजलि के तौर पर फूल भेजा। पंजाब की चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी जो इस वक्त है वहाँ, मरियम नवाज शरीफ, उन्होंने श्रद्धांजलि के फूल भेजे। तो एक आतंकवादी की मैयत में बाकायदा और उसके ताबूत पर पाकिस्तानी झंडा भी लगाया गया था। तो पाकिस्तान एक तरफ कहता है हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते, और एक आतंकवादी की मौत को फुल राजकीय सम्मान के साथ एक तरह से उन्होंने अदा किया। तो पहला था अबू जुंदाल, जो लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा नाम था एक। दूसरा जो मारा गया इस अटैक में वो था जैश मोहम्मद का एक बड़ा आतंकवादी हाफिज मोहम्मद जमील। हाफिज मोहम्मद जमील मौलाना मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ है और ये उस मरकज सुबहान अल्लाह का इंचार्ज था जो बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर में जिसको तहस नहस कर दिया गया। ये जैश के नौजवान कैडर को ब्रेन वॉश किया करता था। तीसरा जो मारा गया आतंकवादी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, उसका नाम है मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ गौसी साहब। ये भी जैश मोहम्मद का और इत्तफाक से मौलाना मसूद अजहर का ये भी ब्रदर इन लॉ। ये ट्रेनिंग देने का काम करता था हथियारों की, और ये कई भारत में टेररिस्ट और जो हमले हुए उसका मास्टरमाइंड था। और सबसे बड़ी बात ये कि मोहम्मद यूसुफ अजहर को IC 814 हाईजैकिंग केस में वांटेड था। जिस कांधार हाईजैकिंग में मौलाना मसूद अजहर को रिहा कराया गया था, उस IC 814 की हाईजैकिंग में ये शामिल था। ये भी मारा गया। चौथा था खालिद उर्फ अबू अकाशा। ये लश्कर तैयबा का एक बड़ा टेररिस्ट और कई अटैक में जो जम्मू कश्मीर में हुए इसमें शामिल था। ये अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी करके लाता था और फिर उसको सरहद पार जम्मू कश्मीर में भेजा करता था। इसका जनाजा फैसलाबाद में इसको दफनाया गया और वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल और फैसलाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर थे DC, वो इसकी मैयत में शामिल हुए। मतलब एक टेररिस्ट को यहाँ पे भी राजकीय सम्मान दिया गया था। पांचवा टेररिस्ट जिसका नाम जारी किया गया इस ऑपरेशन सिंदूर में जो मारा गया, मोहम्मद हसन खान, ये भी जैश मोहम्मद का था और ये मुफ्ती असगर खान कश्मीरी उनका बेटा था। मुफ्ती असगर खान कश्मीरी जैश मोहम्मद का पाकिस्तान POK में जो है वो मेन कमांडर, उसका बेटा था। तो ये 5 टेररिस्ट 6 मई की रात 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन में मारे गए।
अब आज सीज फायर है, सरहद पर शांति है। आज रात को शायद वो सारे पटाखे और ये सारी चीजें बंद होंगी, और दुआ यही है कि शांति बनी रहे, और दुआ ये भी है कि अब सरहद पार से कोई और आतंक ना आए, क्योंकि अब अगर आतंक आया तो फिर ये सीधे सीधे जो शर्त है सीज फायर का, इसे वॉर की नज़र से देखा जाएगा, जंग की सूरत में देखा जाएगा। हालांकि ऊपर वाला ना करे ऐसी नौबत आए और कोई टेरर ना आए सरहद पार से, ताकि सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। हम सब बेकसूर लोग हैं, घूमने जाते हैं, कहाँ वक्त मिलता है, कुछ वक्त अपने साथ गुजारते हैं, और वहाँ भी अगर इस तरह से मौत आ जाए आतंक की शक्ल में तो क्या होता है। तो खैर, एक अच्छी खबर ये कि सीज फायर हो गया है, और बहुत सारे लोग जो सरहद पार अपना घर छोड़कर बेचारे इधर उधर भाग रहे थे डर से कि कब पता नहीं दुश्मन कोई रॉकेट डाल दे, मिसाइल डाल दे, क्योंकि वो देखते नहीं अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, लोगों के घर, आम लोग बेगुनाह, उनको निशाना बना रहे थे, तो ये भी अपने घर को लौट सकें इन्हीं दुआओं के साथ। फिलहाल कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे। अगर कल सब कुछ शांत रहा तो, सीज फायर पर अमल हुआ तो, वरना फिर कल हम लोग हाजिर हो जाएंगे। वरना मंडे आपसे मुलाकात होगी। अपना वही पुराने लौटते हैं क्राइम की खबरों की तरफ जो आपको सुनाता रहा हूँ आज तक। तो मंडे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और कल हम सब भी अगर मौका मिला, सब कुछ शांत रहा, तो काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सुकून से रहेंगे, थोड़ा आज अच्छे से सोएंगे। कई दिन से नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को मिलते हैं रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।